हेलो बच्चों, आज हम लेवल 3 कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 1 का बाय डिस्कसिंग क्वेश्चन 31 टू 40। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 31 से। 31 अपने को क्या बोल रहा है कि एंथ्रासीन इज मोर बेसिक देन नेप्थलीन विच इन टर्न इज मोर बेसिक देन बेंजीन। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ से सिंपल मीनिंग है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन किस तरह से कर पाएंगे। तो हमारे पास जब एंथ्रासीन की आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाता है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है और दो बेंजीन रिंग बनती है। तो यहाँ पर इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, दो बेंजीन रिंग की वजह से 36 प्लस 36 यानी 72 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसी किलो कैलोरी रहेगी सिर्फ। ठीक है, इसके बाद में यदि नेप्थलीन में अपन देखें तो नेप्थलीन में हमारे पास क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल पे जिसपे क्या करते हैं अपने लोन पे डोनेट कर देते हैं, तब हमारे पास यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में यदि बेंजीन में आप देखें तो बेंजीन में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है वो इस तरह से बनता है। तो किसके केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है, यहाँ पर एंथ्रासीन के केस में, इसलिए ये अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसको इजीली डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो ये वाला ऑर्डर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि रीजन जो दिया गया वो है ग्रेटर द नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग पर मोलिक्यूल द मोर बेसिक द हाइड्रोकार्बन एंड द मोर रेडली आर एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड सिंपल ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराकर इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये क्या है, इस स्टेटमेंट का रीजन भी करेक्ट है कि इसको समझा रहा है, इसलिए 31 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32। 32 में हमारे पास देखें तो यहाँ पर दो कंपाउंड दिए गए फर्स्ट और सेकंड, इनको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली बात तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन और वाई जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन वाई जुड़ा हुआ है, यानी पोजिशन और पोजिशन चेंज हो रही है। यदि पोजिशन चेंज हो रही है दैट मीन्स स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पोजिशन चेंज अलाउड नहीं होता है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, तो ये हमारे पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होंगे ही नहीं। एटम्स की जो पोजीशन होती है वो सेम रहती है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में, केवल पाई बॉन्ड डीलोकलाइज रहता है, पर यहाँ पर अपने पास एटम शिफ्ट हो पा रहे हैं, इसलिए रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होगी नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने पास रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट हैज ए पैराक्विनोइड स्ट्रक्चर वाइल सेकंड इज ए ऑर्थोक्विनोइड स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है, इसके बाद क्विनोइड स्ट्रक्चर क्या होता है, क्विनोइड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जब हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल ये होती है क्विनोइड रिंग, क्यू ये क्विनोइड रिंग। ठीक है, इस क्विनोइड रिंग के बेसिस पे अपन बोलें तो ये दोनों यदि पैरा पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये पैरा क्विनोइड रिंग हो जाएगा। तो उस बेसिस पे अपन देखें कि यहाँ पर ये पैरा ग्रुप है तो ये पैरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सही बात है, और ये ऑर्थो हो जाएगा। उस बेसिस पे हमारे पास ये दोनों ही क्या है, यहाँ पर सही है, बट ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नहीं है तो ये भी अपन फॉल्स स्टेटमेंट में ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पर मैच कराना है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन इज मच मोर स्टेबल देन अलाइल एनाइन। तो अपने पास सबसे पहले साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन देखते हैं, ये वाला, फिर अलाइल एनाइन देखते हैं। अलाइल एनाइन होता है इस तरह से। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये एरोमेटिक है। तो नेक्स्ट रीजन भी क्या दिया हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। तो एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ज़्यादा होगी, मोर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर केवल एक दो ही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं 34। 34 में क्या पूछा गया, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं और इनके बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग भी होती है। दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को अपन इनएंशियोमर्स बोलते हैं, ना कि डायस्टीरियोमर्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये सी कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है 35। फिनोक्साइड आयन इज ए पुअर न्यूक्लियोफाइल देन ए मिथोक्साइड आयन। तो हमारे पास फिनोक्साइड आयन क्या होता है, इस तरह से बेंजीन पे
O माइनस जुड़ा हुआ है, ये फिनॉक्साइड आयन है, और मिथॉक्साइड आयन है अपने पास CH3O माइनस। ठीक, तो यहाँ पर ये लेस न्यूक्लियोफिलिक क्यों होगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर मिथॉक्साइड की ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखें कि मिथॉक्साइड आयन ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन, तो ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये भी ट्रू है और फर्स्ट वाला भी ट्रू है, बट इनका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए 35 का क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा कि ये रीजन जो दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 36 में क्या पूछा गया है कि हमारे पास 1,2-डाइक्लोरोइथेन इज ऑप्टिकली एक्टिव पूछा गया है। तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन जो होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अभी इनमें कोई कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ना कि एक्टिव, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है फर्स्ट। इसके बाद है अपने पास मीजो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही हो, जैसे ये कंपाउंड है और कायरल सेंटर भी प्रेजेंट हो, ये कंपाउंड क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। बट यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, इसमें क्या पूछा गया है कि सिस 3 क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड इज मोर स्टेबल देन इट्स ट्रांसफॉर्म, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, सिस फॉर्म से। और ये स्ट्रक्चर अपन देखें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, अपने पास 1 2 3 COOH अपन ने लगा दिया, प्रोपीन लगाना है यानी डबल बॉन्ड यहीं पे लग सकता है। इसके बाद अपन क्या लगाएंगे, क्लोरो, 1 2 3 क्लोरो यहाँ पे लग गया। अब इसका सिस फॉर्म अपन देखते हैं। सिस फॉर्म यानी इस तरह से COOH और क्लोरीन दोनों एक डायरेक्शन में, H। अब बॉन्ड मोमेंट देखें तो ये बॉन्ड मोमेंट इधर जाएगा, ये बॉन्ड मोमेंट भी इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बस इन ऑक्सीजन की वजह से इसकी इस पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसके इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा होगा। बट यदि अपन ट्रांस कन्फॉर्मर माने, ट्रांस में हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इसमें भी हमारे पास इधर जाएगा बॉन्ड मोमेंट और इसमें इधर जाएगा, तो जस्ट एक दूसरे को काउंटर अटैक कर रहे हैं। अब दोनों ये सेम ग्रुप तो है नहीं, तो इक्वली कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर म्यू नेट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो ही रहेगा। बट हमारे पास जो सिस के डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी किससे, ट्रांस के से। तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, डायपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म इज ग्रेटर देन ट्रांसफॉर्म, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर ट्रू दिया हुआ है, तो सॉरी ट्रू दिया हुआ है। अब ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास यहाँ पर मैच तो कर रहा नहीं है कि अपने पास पहला फॉल्स हो और सेकंड ट्रू हो। ठीक है, तो पर इसमें स्लाइटली कुछ एरर्स हैं, तो इस ऑप्शन में कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, जैसे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ट्रांस होना चाहिए था, और यहाँ पर सिस होना चाहिए था कि ट्रांस का डायपोल मोमेंट सिस से ज़्यादा है, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, और अपने पास 37 का आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट है 38, इसमें क्या पूछा गया है कि हमारे पास कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड सेकंड दोनों एक दूसरे के एंटियोमर है। तो सबसे पहले अपन इनका मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं। इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोजन और क्लोरीन दिया हुआ है। अब इनमें RS कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, तो नंबरिंग करते हैं CIP रूल से, 1 2 3 4, 1 2 3 अपन गए एंटी क्लॉकवाइज यानी S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर अपन काउंट करें 1 2 3 4, यहाँ पे गए एंटी क्लॉकवाइज बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो S ना होकर ये क्या होगा, R। अब ये S और R एक दूसरे के मिरर इमेज यानी एनेंटियोमर्स, तो ये कैटेगरी में हो गए। नेक्स्ट है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर एनेंटियोमर्स, तो ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है और एनेंटियोमर्स की डेफिनेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है कि हमारे पास ये दोनों कंपाउंड, इनमें रिलेशन देखना है कि एनेंटियोमर्स है या नहीं है, तो हमारे पास वही CIP रूल से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यानी S कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ पर अपने पास ये सेम ही क्वेश्चन अब वो वाला है, यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी R हो जाएगा, मिरर इमेज है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, 39 ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये सेम ही रिपीट हो गया 38 और 39। नेक्स्ट है अपने पास सिस
साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और 1,2 पोजीशन पे डाइओल, यानी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, ये OH ये OH। यहाँ पर से अपन इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल देंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल देंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ट्रू, और ये भी ट्रू। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये शो कर रहा है, ठीक है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.